नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंदु दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि आज हम लोगों का जो विषय बिंदु है वह है कक्षा 10 हिंदी गद्य राजीव टेक्स्ट बुक से। और हमारा जो पाठ्यक्रम चल रहा है हिंदी गद्य का आविर्भाव, पिछली कक्षाओं में हम आप सबके बीच में हम लोगों की चर्चा हो चुकी है। आज का जो विषय बिंदु है वह यह है कि हिंदी गद्य की विधाएं क्या हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा सिर्फ यह देखा गया कि हिंदी गद्य का विकास किस अवस्था से होकर के बढ़ा है। तो वहां आप देखें दक्षिणी हिंदी का क्या प्रभाव पड़ा, उत्तर भारत की हिंदी का क्या प्रभाव पड़ा। इनको देखते हुए आज हम लोग जिस विषय बिंदु को पढ़ रहे हैं यह विकास के ही पथ का एक अग्रसर रूप है कि हिंदी गद्य का जब विकास हुआ तो उस विकास के परिणाम स्वरूप इसकी कितनी विधाएं, यहाँ क्या कह रहे हैं, हिंदी गद्य की कितनी विधाएं निकल रही हैं, हिंदी गद्य की कितनी विधाएं निकल रही हैं जो हमारे हिंदी गद्य के विकास में सहायक बनी हैं। तो हिंदी गद्य के अंतर्गत हम देखेंगे इसकी कितनी विधाएं हैं। विधाएं का भाव आप पूरी तरह से समझिएगा। विधाओं का अर्थ है कि जो गद्य लिखा जा रहा है दो ही रूप लिखे जाते हैं, या गद्य का रूप या पद्य का रूप। गद्य के रूप में साहित्यिक रचनाएं याद होती हैं, तो पद्य के रूप में आपको बताया गया है कि पद्य जब लिखा जाता है तो वहां पर सबसे पहला यह रहता है कि वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लय के आधार पर होने वाली रचना को पद्य कहते हैं। फिर से सुन ले, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक के आधार पर होने वाली रचना को बच्चों पद्य कहते हैं। तो गद्य पद्य का हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिंदी गद्य के विकास के साथ साथ इसके कितनी विधाएं निकल कर आ रही हैं। हिंदी गद्य जो लिखा गया विकास का प्रारूप में बढ़ा, वह इसकी कितनी विधाएं हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी की विधाओं, गद्य के विधाओं के अंतर्गत यदि अध्ययन किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण, यहां हम देखेंगे सारी विधाएं अपने आप में महत्वपूर्ण, सबसे पहला दूसरा नंबर नहीं है, यह उसकी विधाएं हैं, गद्य के लिखने के अपने तरीके हैं। तो सबसे पहला हम लिखते हैं निबंध। हिंदी की गद्य की विधाओं में हम सबसे पहला जो ले रहे हैं वह क्या है, निबंध। निबंध जो लिखे जाते हैं गद्य का ही रूप है, पद्य तो है नहीं, काव्य है नहीं। और यह निबंध जो लिखा जा रहा है इसकी गद्य की एक क्या है, विधा है। अब निबंध जो लिखे जाते हैं थोड़ा सा यहां ध्यान, इसका भी वर्गीकरण किया जाए। आज के परिप्रेक्ष्य में जब भी लिखा गया निबंध, किस प्रकार से निबंध लिखे जाते हैं यह हमें जानना चाहिए कि हमारे निबंध तो लिखते हैं, निबंध लिखे कैसे जाते हैं। तो चला देखा जाए कि निबंध का जो प्रारूप है लिखने का, जो लिखे जाते हैं यह उसका आधार है। पहला एक निबंध ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं विचारात्मक निबंध। कैसा निबंध है, विचारात्मक निबंध। एक निबंध आया है जिसे हम क्या कहते हैं, विचारात्मक निबंध, जिसमें विचारों के माध्यम से तर्क वितर्क के आधार पर एक चिंतन डेवलप करके इस निबंध चिंतन के माध्यम से इस निबंध को लिखा जाता है। तो निबंध है, पहला हमने क्या कहा, विचारात्मक निबंध। दूसरे पर अगर देखा जाए बच्चों तो एक निबंध की अलग जो और शैली है वह है
विवरणात्मक निबंध। कैसा निबंध? निबंध के ही प्रकारों में चलते हैं। पहला हमारा निबंध जो है बच्चों वह विचारात्मक हमने कहा। दूसरा विचार तर्क वितर्क के आधार पर अपने विचारों को रखना है। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। अभी पर चर्चा करते हैं, पहले इसके शैली पर हम देखते हैं। दूसरा जो निबंध लिखा जाता है वह है विवरणात्मक निबंध। कैसा निबंध है? विवरणात्मक निबंध। ऐतिहासिक, सामाजिक या किसी विषय बिंदु का विवरण देते हुए निबंध का लिखा जाना, तो यहां पर एक है कौन सा? विवरणात्मक निबंध। एक यह भी एक शैली है। अब विवरणात्मक निबंध के साथ ही साथ तीसरी जो निबंध लिखने की शैली है बच्चों वह है वर्णन करके, वर्णनात्मक, जिसे हम कहेंगे विचारात्मक, विवरणात्मक। तीसरा जो निबंध की लिखने की पद्धति है वह है वर्णनात्मक निबंध। कौन सा निबंध है? वर्णनात्मक निबंध। यह हमारी अलग अलग विधाएं हैं, निबंध के लिखने की अलग अलग शैलियां हैं, वह है वर्णनात्मक निबंध। यही नहीं, अभी निबंध की और भी शैलियां हैं, विचारात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक निबंध। अब हम देखेंगे भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध एक ये भी शैली है निबंध लिखने की। कौन सी निबंध है? भावात्मक निबंध, भावात्मक प्रधान निबंध। भाव, इसे हम कह सकते हैं भाव प्रधान निबंध। एक यह भी शैली है विचार के माध्यम से, विवरण के माध्यम से, वर्णनात्मक के माध्यम से, भाव प्रधान के माध्यम से निबंध लिखा जाते। पांचवा अगर देखा जाए तो एक और भी निबंध की शैली है, वह है बच्चों आत्मपरक निबंध। कौन सा निबंध है? आत्मपरक निबंध। यह हम देखें कि यह निबंध की अलग अलग शैली है। विचार बिंदु को लेकर के भावनात्मकता से आधार पर के एक नवीन सजीव निबंध का एक चित्रण कर देना। यह अनेक प्रकार की निबंध की शैलियां हम यहाँ लिखी गई हैं। लेकिन इन निबंध में देखेंगे जो विचारात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक, आत्मपरक निबंध ये तो है ही हैं। लेकिन गद्य की विधाओं में यह सबका अगर हम देखा जाए कि गद्य की विधाओं में सबसे पहले हमने किसका नाम लिया? निबंध का। अब निबंध पर हम चर्चा करते हैं कि निबंध शैली तो ये है, इसके पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अब हम चर्चा का जो बिंदु बनाते हैं वह बच्चों क्या है? निबंध। निबंध का अगर देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ पर ही हम पहले चर्चा करते हैं। निबंध का शाब्दिक अर्थ है, अगर इसके शाब्दिक अर्थ पर हम चर्चा करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है निबंध का बांधना या रोकना। निबंध के शाब्दिक निधन बंध का अर्थ है बांधना या रोकना। निबंध का जो भाव लिया जा रहा है यह किसके अर्थ में जा रहा है? बांधना या। इसका शाब्दिक अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। निबंध का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? बांधना या रोकना। बढ़े। किंतु साहित्य पर अगर हम नजर रखें कि साहित्य के क्षेत्र में निबंध का जो आशय है, किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में यदि हम वर्णन करें तो साहित्य के क्षेत्र में निबंध का जो आशय है वह है बंधन रहित। साहित्य के क्षेत्र में निबंध का जो आशय है वह बच्चों क्या है? साहित्य के क्षेत्र में निबंध का आशय होता है, इसका भाव होता है, इसका इंटेंशन है क्या है? बंधन रहित। बंधन युक्त नहीं, बंधन रहित।
होना। साहित्य के क्षेत्र में इसका अर्थ क्या है? बंधन रहित। अब बात आती है कि यह निबंध अंग्रेजी का शब्द, इस निबंध के लिए अगर हम देखें तो अंग्रेजी के शब्द में इसका अर्थ, इसका जो नाम है वह क्या है? एसे। अंग्रेजी के रूप में इसे हम क्या कहते हैं? एसे। जिसका अगर अर्थ लिया जाए तो इसका अर्थ, एसे का अगर हम अर्थ लें, यस्य का यदि हम भाव लें, यस्य के संदर्भ में यदि हम विचार करें तो यस्य का अर्थ ही होता है बच्चों प्रयास करना। यस्य का क्या अर्थ है? अंग्रेजी का पर्याय जो यस्य है वह निबंध ही है। हिंदी में निबंध, अंग्रेजी में उसे हम क्या कहे? यस्य। यस्य का अर्थ होता है प्रयास। क्या है? यस्य का अर्थ होता है प्रयास, अर्थात किसी विषय के संबंध में, किसी विषय बिंदु के संबंध में कुछ कहना ही, किसी विषय बिंदु के संदर्भ में वर्णन करना ही, विषय बिंदु के संदर्भ में वर्णन करना ही क्या है? किसी विषय बिंदु के संदर्भ में वर्णन कर देना ही क्या है? करना ही प्रयास माना जाता है, या उसका चर्चा कर देना, लिख देना ही क्या है? निबंध है, जो अंग्रेजी के यस्य शब्द से निकला है। बात आती है कि निबंध का अगर हम प्रयास करें कि प्रयास करना, बांधना, लिखना, यह है इसकी भाव में। और निबंध का सर्वप्रथम अगर हम इस बिंदु को लें कि निबंध का आधुनिक समय में, वर्तमान में अगर लें तो मॉन्टेन को आधुनिक निबंध का जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जा रहा है? मॉन्टेन को आधुनिक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। निबंध के संदर्भ में यहां क्लियर हुआ। शाब्दिक अर्थ क्या है? बांधना या रोकना। साहित्य के क्षेत्र में बंधन रहित होना, जो अंग्रेजी के यस्य का भाव लिया जाए तो प्रयास करना है। किसी विषय बिंदु का वर्णन करना, प्रयास करना ही क्या है? निबंध। और निबंध का के संदर्भ में कहा जाए तो मॉन्टेन को, किसको? मॉन्टेन को आधुनिक निबंध का, मॉन्टेन को आधुनिक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। मॉन्टेन को आधुनिक निबंध का क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। अब आधुनिक निबंध का जन्मदाता मॉन्टेन को माना जाता है, और निबंध के वर्गीकरण होते कर ही दी गए हैं। आधुनिक निबंध का जन्मदाता मॉन्टेन, और इस निबंध के अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा है? विचारात्मक निबंध। तो निबंध का शाब्दिक अर्थ से होते हुए आप लोगों ने देखा कि शाब्दिक अर्थ में क्या भाव है। इन भाव को लेते हुए आधुनिक निबंध के जन्मदाता की बात की जाए तो आधुनिक निबंध के जन्मदाता माने जाते हैं मॉन्टेन, और इनका जो निबंध लिखे जा रहे हैं इनको निम्नलिखित रूपों में वर्गीकरण किया गया है। इन वर्गीकरण में पहला नाम क्या दिया गया है? विचारात्मक निबंध। अब विचारात्मक निबंध के संदर्भ में हम लोग पर चर्चा आपस में करते हैं। किस निबंध के संदर्भ में? विचारात्मक निबंध के संदर्भ में। तो वर्गीकरण भी देख लिए, और निबंध पर हमारा सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया है निबंध में वह क्या है? विचारात्मक निबंध। ध्यान देना, कौन सा निबंध है? विचारात्मक निबंध। निबंध की परिभाषा हम लोग जान चुके हैं। विचारात्मक निबंध क्या है? तो नाम से ही यह आपको बोध हो जाना चाहिए कि विचारात्मक निबंध में यहां आप देखें विचारों की प्रधानता,
क्या होती है? विचारात्मक निबंधों में हम देखते हैं इसमें विचारों की क्या रहेगी? प्रधानता होती है। इसमें विचारों की प्रधानता होती है। किसी भी विषय पर गंभीर चिंतन मनन करना ही क्या है? किसी विचारों की प्रधानता होगी। तो यह विचारों की प्रधानता किस पे हुई? किसी विषय बिंदु पर। किसी विषय पर विचारों की प्रधानता, किसी भी विषय पर विचारों की को रखना ही क्या कहलाएगा? विचारात्मक निबंध। अर्थात किसी विषय पर गंभीर रूप से, एक सीरियस रूप से, गंभीर रूप से चिंतन मनन, किसी विषय पर गंभीर रूप से चिंतन मनन करना ही क्या है? विचारात्मक निबंध। लेखक अपनी बात, इस विचारात्मक निबंधों में लेखक की जब बात की जाती है तो लेखक अपने विचार किस माध्यम से देंगे? हवा में तो देंगे नहीं। यह विचार जो दिया जाता है, तर्क, किसके आधार पर? विचार देते हैं जिसमें तर्क का बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। विचारात्मक निबंधों में बच्चों किस पर? तर्क, प्रमाण का भी विचारात्मक निबंध में प्रमाण के अभाव में नहीं चल पाएगा। प्रमाण एवं उदाहरण देकर अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं। तो विचारात्मक निबंध हम जानते होंगे किसकी प्रधानता होती है? विचारों की प्रधानता होती है। और विचारों का प्रधान किसके कसौटी पर खड़ा उतरना चाहिए? तर्क के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, उदाहरण के आधार पर इसे तर्क की कसौटी पर कसा जाता है। और यहां पर अब देखेंगे कि विचारात्मक में तो यह है, वहीं दूसरा जो निबंध लिखने की शैली है वह है वर्णनात्मक निबंध। कैसा निबंध है? वर्णनात्मक निबंध। कैसा निबंध है? वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंधों पर क्या अंतर है? वर्णनात्मक निबंधों में देखा जाए तो यहां विषय प्रधान निबंधों, विषय जिस विषय पर आप लिख रहे हैं, विषय प्रधान निबंध, विषय प्रधान निबंधों में वर्णनात्मक निबंधों की चर्चा रहती है। वर्णनात्मक निबंधों, विषय प्रधान निबंधों में किसकी चर्चा ज्यादा होती है? वर्णनात्मक निबंधों की चर्चा अधिकांशता होती है। और वर्णनात्मक निबंधों की चर्चा जब की जाती है तो किसके आधार पर? तो यहां देखेंगे इसमें लेखक जो देता है, उसमें जो लेखक वर्णन करता है वो अपने दृश्य माने देखकर, दृश्य के आधार पर, किसके आधार पर? दृश्य, वस्तु, किसी वस्तु को आधार पर, स्थान, वर्णन इसी के आधार पर होगा। दृश्य के माध्यम से वस्तु को देख करके वर्णन किया जाएगा। स्थान के आधार पर, किसके आधार पर? स्थान, कोई घटना का घटना होना, ये सारे जो हैं, ये सारे जो निबंध आते हैं बच्चों, वह किसमें? वर्णनात्मक निबंध के आधार है। कहने का मतलब वर्णनात्मक निबंध क्या है? वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत विषयों, जिस विषय की प्रधानता दी जाती है, जिस विषय के मुद्दे को लिए जाते हैं, जिसको हम लिखते हैं, ऐसे निबंध में ऐसे विषयों का वर्णन करते हैं जो लेखक दृश्य, वस्तु, स्थान या घटना के संदर्भ में उसके विचार निकल रहे हैं, उनका लिखना ही क्या है? वर्णनात्मक निबंध। हमने पढ़ा, पहला हमारा क्या था? विचारात्मक निबंध। दूसरा हमारा क्या था? वर्णनात्मक निबंध। तीसरा है विवरणात्मक निबंध। अब हम चर्चा करते हैं किस निबंध पर? अब हमारा अगला चर्चा है विवरणात्मक निबंध पर। जरा देखा जाए कि विवरणात्मक निबंध में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध पर देखेंगे
कि विवरणात्मक निबंध विवरण दिया जाता है। विवरण किसमें देंगे? विवरण देकर लिखना। अब विवरण कहां दिया जाएगा, इस पे आइए। विवरण हम देते हैं ऐतिहासिक घटनाओं पर। किस पर देते हैं? ऐतिहासिक घटना को का विवरण दिया जा सकता है। कोई घटना ऐतिहासिकता के बिंदुओं को लिया जाता है। सामाजिक घटनाओं को आधार पर विवरण दे देना, सामाजिक घटना पर आते हैं। साथ ही साथ पौराणिक यहां पर देखा जाए ऐतिहासिक, सामाजिक और पौराणिकता के आधार पर अपनी निबंध का लिखना ही क्या है? विवरणात्मक विवरण देना। विवरण साक्ष्य दे करके, विवरण दे करके इस चीजों को, ऐतिहासिक घटनाओं का, सामाजिक व्यवस्थाओं का, पौराणिक गाथाओं के आधार पर लिखना ही क्या है? विवरणात्मक निबंध कहलाता है। दूसरा है भाव प्रधान निबंध। इसके बाद हम चर्चा करते हैं बच्चों किस पर? भाव प्रधान निबंध। भाव प्रधान पर यह एक निबंध है जिसमें हृदयगम्यता, भाव से और भावना का बड़ा ही महत्व होता है। काव्य के क्षेत्र में भी है, देखिए गद्य के क्षेत्र में, निबंध में भी भाव को आधार बना करके निबंध की रचनाएं की जाती है। भाव प्रधानता में सबसे बड़ी है भाव की प्रधानता कल्पना पर आधारित है, कल्पनाओं पर चलता है। भाव कहां है? कल्पना। इसके अंतर्गत कल्पना की प्रधानता, कल्पनाओं में आदमी सोचता है, एक भाव को लिखता है, कल्पना प्रधान। कल्पना प्रधान होने के साथ साथ भाव प्रधान की जो निबंध होते हैं अनुभूत प्रधान भी होते हैं। अनुभूति पर ज्यादा भी डिपेंड करते हैं। किस पे होते हैं? अनुभूत प्रधान। कल्पना प्रधान के साथ साथ क्या होते हैं? अनुभूत प्रधान। साथ ही साथ हास्य एवं व्यंग्य अगर देखा जाए तो भाव प्रधान कविताओं में क्या कहा जाए? हास्य एवं व्यंग्य, हास्य एवं व्यंग्य। हास्य एवं व्यंग्य के निबंध भी लिखे जाते हैं, लेकिन सारे निबंध जो हैं किस पे हैं? भाव पर आधारित होते हैं। वह कल्पनाओं पर आधार करके निबंध का, अनुभूतियों पर देख करके, व्यवस्थाओं को देख करके, कल्पनाओं के आधार पर व्यवस्थाओं का लेखबद्ध कर देना, लिखना ही क्या है? भाव प्रधान निबंध कहे जाते हैं। तीसरा है आत्मपरक निबंध। लास्ट का जो पोर्शन हमारा है, निबंध का जो रूप है वह है आत्मपरक निबंध। आत्मपरक निबंध यह कैसा निबंध है? आत्मपरक निबंध। प्रत्येक लेखक के आत्मपरक में प्रत्येक लेखक के व्यक्तित्व का प्रधानता उसकी कृतियों में झलकता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वह व्यक्तित्व उसकी अपनी कृतियों में पूरी तरह से झलकता है। तो यह कैसा है? आत्मपरक सिद्धांत। प्रत्येक लेखक के व्यक्तित्व, प्रत्येक लेखक का जो व्यक्तित्व होता है और उसी व्यक्तित्व के आधार पर इस निबंध की रचना की जाती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मबोध के आधार पर ऐसी निबंधों की रचना करता है। तो यह पहला, हमने कहा हिंदी गद्य की विधाओं में अगर हम जाएं तो हिंदी गद्य की विधाओं में पहला हमारा क्या था? निबंध। पहला हमने क्या कहा? गद्य की विधा का जो दूसरा है, विधाएं हैं, वह पहला कौन हुआ? निबंध। दूसरे पर जो हम चर्चा करने चले, एक गद्य की और विधा आई, वह कौन सी है? वह है कहानी। कौन सी विधा है? कहानी। तो कहानी गद्य की जो विधा पर हम चर्चा अभी अभी कहे, पहला निबंध भी जो लिखा जाता है वह गद्य के माध्यम से। दूसरी गद्य की जो विधाएं निकल रही हैं वह बच्चों क्या है? कहानी। ऐसे कहानी का अर्थ,
कहानी ज्यादातर कहने और सुनने में, कोई कह रहा है तो कोई सुन रहा है। तो कहानी को अगर हम यहां पर दूसरा विवरण लें तो दूसरी विधा जो हमारी हिंदी गद्य के अंतर्गत है वह कौन सी है? कहानी। आते हैं अब कहानी पर चर्चा करते हैं। कहानी हिंदी की गद्य की विधाओं में हमारा क्या है? दूसरी विधा कौन सी है? कहानी। कहानी का अर्थ क्या है? कहने और सुनने में। किसमें? कहने और सुनने में इसका प्रयोग किया जाता है। और यह कहने और सुनने के साथ कहानी का जिक्र होता है। और इस कहने और सुनने के आधार पर अगर देखा जाए तो यह गद्य की जो विधा है सबसे पुरानी मानी जाती है, बहुत ही प्राचीन मानी जाती है, बहुत ही, इसको हम क्या कह सकते हैं, यह कहानी बहुत ही पुरानी है। यह विधा हमारी क्या है? इसे कहने और सुनने की जो प्रथा है, यह प्रथा क्या है? बहुत ही पुरानी है। कथार कहानी का कहने और सुनने की जो प्रथा है, व्यवस्था है, यह आज की नहीं है, यह बहुत पुरानी है। किंतु हिंदी में अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में कहानी का शुभारंभ अगर माना जाए तो है तो बहुत पुरानी, यहां ध्यान दीजिएगा, है तो बहुत पुरानी, लेकिन अगर इस पर हम जिक्र करते हैं तो यह माना जाता कि 20वीं शताब्दी में। कब माना जाता है? 20वीं सदी के आरंभ में इसका प्रादुर्भाव माना जाता है। कब? 20वीं सदी के प्रारंभ में इसका प्रारंभ भाव माना जाता है और 20वीं शताब्दी से पहले का नहीं मानते। हिंदी के पहले कहानी में अगर देखा जाए तो हिंदी के पहली कहानी कौन है, इस पर भी आता है, सबसे पुरानी है। और प्रादुर्भाव हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? एक तरफ तो हम ही के द्वारा कहा जा रहा है कि बहुत पुरानी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इसका प्रादुर्भाव जो माना जाता है एक लेखबद्ध के रूप में दिखाई देता है। कहने सुनने में तो बहुत पुरानी है, लेकिन जो इसका लेखन की विधा दिखाई दे रही है बच्चों, वह कब मानी जा रही है? वह मानी जा रही है 20वीं सदी में से पहले का नहीं मानते मिलता। हिंदी की पहली कहानी कौन है? हिंदी की पहली कहानी पर अगर हम लोग विचार करें तो हिंदी की पहली कहानी पर कौन है, इस पर विद्वानों के लोग एक मत नहीं है। एक मत मतलब एक मत इस पर नहीं कहा निकलता है। कौन है इसमें? विद्वानों में एक मत नहीं है, अर्थात सहमत नहीं है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न रूप कहे जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है, 20वीं सदी के संदर्भ में देखिएगा, अधिकांश लोगों का मानना है कि 1903 में, अधिकांश विद्वान इस बात को लेकर के सहमत हैं कि 1903 के अंतर्गत, कब? 1903 के अंतर्गत अगर हम विचार करें तो 1903 में ईसा अल्लाह खां की है। कहने और सुनने में ध्यान दीजिएगा कि पुरानी होते हुए भी कहानी का जो प्रादुर्भाव है 20वीं सदी के पहले का नहीं मानते। और जो माना जाता है पुरानी में 20वीं सदी के इर्द गिर्द में माना जाता है, प्रारंभ में 1903, हमने कहा कि 1903 में ईसा अल्लाह खां, पढ़े होंगे, पढ़ाया गया है, ईसा अल्लाह खां, ईसा अल्लाह खां। इनकी प्रमुख कहानी क्या है? रानी केतकी की कहानी। ईसा अल्लाह खां, जिसका नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी को मानते हैं। ईसा अल्लाह खां की कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। इस कहानी के विकास में अगर देखा जाए, यह पहली रचना मानते हैं सभी विद्वान, नहीं सहमत, अधिकांश विद्वान। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि कहानी के विकास में सरस्वती मासिक पत्रिका, द्विवेदी युग की सरस्वती, ध्यान देना, कौन सी? सरस्वती मासिक पत्रिका, सरस्वती मासिक पत्रिका का इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। 1903 के अंतर्गत ईसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी पहली रचना मान रहे हैं, लेकिन कहानी के विकास में सरस्वती मासिक पत्रिका महत्वपूर्ण योगदान है। विद्वानों में सहमत नहीं है, यह पहले ही बताया गया।
कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि कुछ विद्वानों का कहना यह भी है कि कुछ विद्वान यह भी मानते हैं, क्या मानते हैं? कुछ विद्वानों का कहना है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, ध्यान देना, पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय इनकी एक कहानी थी। 11 वर्ष किसकी कहानी है? पंडित रामचंद्र जी शुक्ल का एक कहानी है। कौन सी कहानी? 11 वर्ष का समय। इसे हिंदी की प्रारंभिक कहानी मानते हैं। कौन मानते हैं? कुछ विद्वान इसे किसे? 11 वर्ष के समय को, जो पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। लेकिन अगर ध्यान दें तो यहां पर यह कहेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कि इस विद्वान इसको मान रहे हैं, लेकिन स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कुछ विद्वान इनकी रचना को मानते हैं, लेकिन स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में अगर ध्यान दें तो आज स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको? इंदुमती, कहानी कौन सी है? इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। कुछ विद्वान रामचंद्र शुक्ल को मान रहे हैं, स्वयं रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को हिंदी का कहानी का प्रथम कहानी मान रहे हैं। लेकिन नवीन भाषा शोधों के आधार पर अगर हम चर्चा करें, अलग अलग विद्वानों के आधार पर देखा जा रहा है, नवीन भाषा शोधों पर अगर हम जाएं, नवीन भाषा जो शोध किए जा रहे हैं, जो विचार किए जा रहे हैं, नवीन भाषा शोधों के आधार पर अगर हम कहें तो माधवराव सप्रे द्वारा, किसके द्वारा? माधवराव द्वारा रचित, माधवराव द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। तो देखा गया कहानी बहुत प्राचीन है बच्चों, जिसका प्रयोग कहने और सुनने में किया गया, बहुत सी सामान्य सी बात है। और यह कहने और सुनने, खीसा कहना, कहानी बताना आज से नहीं, बहुत प्राचीन से। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में जब हम इस पर नजर रखते हैं, लेखन पर हम नजर रखते हैं, तो इसका कार्यक्रम माना जाता है कि 20वीं सदी में लगभग 1903 में हमने अभी भी कहा कि ईसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को पहली रचनाकार कुछ विद्वान मानते हैं। फिर हमने कहा कि कुछ विद्वान तो मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान का यह भी मानना है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष के समय को मानना जाता है। स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने भी अपना क्या निर्णय इस पर दिया? स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि नहीं, हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है। तो विभिन्न विद्वानों के आधार पर गद्य की, हिंदी गद्य की विधाओं के अंतर्गत हमने देखा कि दूसरी महत्वपूर्ण विधा हमारी क्या है? महत्वपूर्ण विधा है कहानी। तीसरी विधा पर हम चर्चा करने चलते हैं, हिंदी गद्य की तीसरी विधा पर। तो चलें, हिंदी गद्य की तीसरी विधा पर हम चर्चा करते हैं। हिंदी गद्य की तीसरी विधा, हिंदी गद्य की तीसरी विधा है लघु कथा। लघु कथा हिंदी गद्य की जो तीसरी विधाओं पर चर्चा कर रहे हैं,
यह भी एक गद्य का विधान है। लघु कथा भी कैसे लिखा जाता है? गद्य के रूप में लिखा है, अर्थात यह भी एक गद्य का क्या है? गद्य का ही रूप है, गद्य का विधान है, गद्य का रूप है, जो भी कह दीजिए गद्य का रूप है। और इनके कथाकारों में राजेंद्र यादव, इनकी लघु कथा में जो नाम आता है वह किसका आता है बच्चों? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की लिखित लघु कथाओं में जैसे चित्र मुद्गल, इनकी रचना है चित्र मुद्गल। विष्णु नागर, विष्णु नागर, इनकी महत्वपूर्ण विष्णु नागर। यह गद्य की विधाओं के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं। हमने क्या पढ़ा? पहला देखा गया, कहानी पढ़ ही चुके, निबंध और लघु कथाएं, इनकी एक मौलिकता है। इन्हीं के साथ साथ हम देखेंगे लघु कथा के साथ साथ हिंदी का एक और गद्य की विधा है, वह है उपन्यास। लघु की ये भी एक विधा है, वह क्या है? उपन्यास। उपन्यास किससे मिलकर बना है? उपधन न्यास से। न्यास का अर्थ होता है थाती, उप माने होता है नजदीक, समीप, थाती, या यहां क्या होता है? समीप। क्या उप माने? समीप। अब निकट रखी वस्तु, कोई भी निकट, उप माने समीप, न्यास माने थाती, निकट रखी हुई वस्तु अर्थात किसी को पढ़कर पाठक को ऐसा लगे, उप माने समीप और न्यास माने होता थाती। जब यह लिखा जाता तो पढ़ने वाले जब पढ़ें तो वह लगता है उपन्यास में कि जैसे लगता कि हमारे ही संदर्भ में लिखा गया हो। तो उपन्यास क्या है कि पाठक को ऐसा लगे कि वह उसी के संदर्भ में लिखा गया हो। पाठक को यह लगना चाहिएगा वह उसी के संदर्भ में और उसी के लिए लिखा गया हो। उपन्यास मानवीय जीवन की अगर देखा जाए तो उपन्यास मानव जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास कुछ नहीं है, यह क्या है? यह उपन्यास मानव जीवन की एक क्या है? मानव जीवन की काल्पनिक कथा है। और जब यह लिखा जाता है तो इसका आधार होता है कि लिखने वाले से ज्यादा जब पाठक स्वयं पढ़ता है तो उसे यह मनभूत होती है कि जो भी लिखा जा रहा हुआ लगता है कि उस समय परिवेश के साथ मेरे ऊपर यह घटनाएं घटित हो रही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर अगर देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रीनिवास राव द्वारा रचित परीक्षा गुरु श्रीनिवास राय द्वारा लिखित परीक्षा गुरु प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। किसका? श्रीनिवास राय द्वारा रचित परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो इसके बाद बहुत सारे उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के गबन, गोदान, रंगभूमि आदि अनेक उपन्यासों की रचनाएं की गई हैं। इन्हीं की विधाओं में अगर हम देखें तो दूसरा है आलोचना। आलोचना भी एक गद्य की विधा ही है। एक गद्य की विधा क्या है? उपन्यास के साथ साथ आलोचना भी एक गद्य की ही विधा है। आलोचना का अर्थ किसी विषय बिंदु पर अच्छाई और बुराई के साथ साथ उस विषय बिंदु का अध्ययनवार चर्चा करना ही क्या कहलाता है? आलोचना कहलाती है। आलोचना निष्पक्ष अगर देखा जाए तो आलोचना को निष्पक्ष रूप से की गई परख होती है, जिसमें किसी बिना भेदभाव से किसी भी बिंदु पर स्पष्ट रूप कर
अपनी बात को कहना, वह क्या है? परकति। तो आलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र में पत्र पत्रिकाओं के बाद देखा जाए रामचंद्र शुक्ल के एक सबसे बड़े आलोचक के रूप में उभरते हैं। तो किसी भी विषय बिंदुवार को निष्पक्ष रूप से स्पष्ट रूप में वर्णित कर देना ही क्या है, करना ही क्या है? आलोचना कराता है। और अगर देखा जाए गद्य की विधाओं में आलोचना के साथ ही साथ नाटक भी गद्य की ही विधा है, जो नाट्य धातु से मिलकर बना है। गद्य की विधाओं में अंतिम विधा पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। अंतिम विधा हमारी क्या है? गद्य की विधाओं में अंतिम है नाटक। नट से बना हुआ है। नट का अर्थ है कि रंगमंच पर अपना प्रणय करना, अभिनय करना। नट से निर्मित जिसका आशय है अभिनय करना या प्रदर्शन करना या रंगमंच पर अपनी कलाओं को दिखाना ही क्या है? नाटक है। और यह भी नाटक जो है गद्य की एक प्रमुख विधाओं के अंतर्गत आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाराज विश्वनाथ सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार महाराज विश्वनाथ कृत आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। हिंदी के मौलिक नाटकों का अगर हम प्रारंभ कहें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के मौलिक नाटकों के प्रारंभकर्ता के रूप में अगर कहें तो यहां देखेंगे इनका नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र मौलिक नाटकों में नाम अगर आता है किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र। द्विवेदी युद्ध में अगर देखा जाए तो नाटक का द्विवेदी युग की तरफ हम बढ़ेंगे तो द्विवेदी युग में नाटकों का ज्यादा विकास नहीं हो पाया था। जबकि छायावादी युग में कहें तो छायावादी युग के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद आदि पंत निराला जयशंकर प्रसाद के कृत्यों में ऐतिहासिक नाटकों का काफी विकास हुआ है। इसी प्रकार के विधा हिंदी गद्य की तमाम विधाओं में हम जिक्र करते हैं। अनेक विधाएं हिंदी गद्य के विकास के रूप में अवतरित हुई, लिखी जा रही हैं, जिसमें कुछ का नाम यहाँ हम पुनः ले रहे हैं। जैसे एकांकी भी हिंदी गद्य की एक प्रमुख विशेषता है। एक अंक वाला नाटक। एकांकी क्या है? एक अंक वाला नाटक के रूप में वर्णित किया गया है, जिसको अगर और भी तरह से कहा जाए तो यह का एकांकी क्या है? उपन्यास का संक्षिप्त रूप। एकांकी क्या है? उपन्यास का संक्षिप्त रूप ही एकांकी कहलाता है। क्या है? संक्षिप्त रूप। यह इसका सारांश रूप ही कहलाता है। अगर हम देखें वैसे ही जिस तरह से अगर हम कहें प्रश्न को समझिएगा कि जैसे ही हम कहते हैं कहानी को अगर हम देखें, दोनों की तुलना बहुत अच्छी की जाती है। कहानी जो होता है वह उपन्यास का संक्षिप्त रूप। कहानी पर अगर हम कहें तो कहानी जो है वह उपन्यास का संक्षिप्त रूप है। कहानी किसका है? उपन्यास का संक्षिप्त रूप होता है। कहानी हमारा उपन्यास का संक्षिप्त रूप है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो एकांकी जो है वह नाटक का संक्षिप्त रूप है।
एकांकी हमारा किसका है? एकांकी जो होता है वह नाटक का संक्षिप्त रूप होता है। हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी अगर कहा जाए तो यह है 1929 में प्रसादकृत एकांकी है। प्रसादकृत एकांकी का नाम है एक घूंट माना जाता है। एक घूंट माना जाता है। और राजकुमार वर्मा आज के एकांकी नाटकों में एक महत्वपूर्ण नाम उभर कर आता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी की गद्य की विधाओं के अंतर्गत हिंदी गद्य के विकास के फलों से गद्य के जो अनेकानेक रूप भरे हैं लिखने के, वह कौन कौन से हुए? निबंध, कहानी, ऐसे बहुत से हैं, रिपोर्टाज, आलोचना और आत्मकथाएं। अगर कहा जाए कहानी, निबंध, उपन्यासकार, नाटक, यह संपूर्ण विधाएं जो लिखी जा रही हैं, यह हिंदी गद्य का ही रूप में लिखी जा रही हैं। तो यह हिंदी गद्य की विविध शैलियां हैं, लिखने की एक परख है। तो बच्चों, आज के साथ हम इन्हीं प्रश्नों के साथ आपका आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। पुनः अगले टॉपिक पर हम चैप्टर वाइज आपको चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उसमें ग्रामर में जो आपका हाई स्कूल से संदर्भित है टॉपिक, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ये तो आपकी भूमिका से संबंधित रहे प्रश्नों पर हम चर्चा हल्का फुल्का आपको हैं, कहाँ से हैं, हिंदी गद्य का हुआ, इसका उद्भव कैसे हो रहा है। अगला जो है टॉपिक वाइज हम लोग आपस में चर्चा करेंगे और वह चर्चा का बिंदु सिर्फ पाठ वाइज होगा और साथ ही साथ आपका जो व्याकरण से संबंधित है उसके पर भी चर्चा की जाएगी। तो इसी के साथ बच्चों क्लास को आप यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पर समाप्त किया जाता है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए हैं तो निश्चित तौर से करें, जिससे जो भी हमारा मटेरियल हो, जो भी लेटेस्ट हम दे रहे हों, वह आप तक पहुंच पाए। तो इसी के साथ मित्रों क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद।